दोस्तों स्वागत है आपका ए टू जेड अकाउंटिंग स्कूल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एसेट मैनेजमेंट रेशो के बारे में। एसेट मैनेजमेंट रेशो क्या होती है और इसके अंदर कौन कौन से रेशोज को इंक्लूड किया जाता है और जो रेशोज इसके अंदर इंक्लूड की जाती है उन सभी को हम डिटेल में समझेंगे। फिर एक बैलेंस शीट की हेल्प से उसको प्रैक्टिकली एक्सेल के अंदर कैलकुलेट करके देखेंगे। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें एसेट मैनेजमेंट रेशो की। दोस्तों एसेट मैनेजमेंट रेशो को हम टर्नओवर रेशो भी कहते हैं। जैसे इसके नाम से ही पता लग रहा है एसेट मैनेजमेंट रेशो, यानी कि एक कंपनी या एक बिजनेसमैन अपनी कंपनी के एसेट को कितने अच्छे से यूटिलाइज कर रहा है, ये देखने के लिए एसेट मैनेजमेंट रेशो का यूज़ किया जाता है। अगर मैं बात करूं एसेट मैनेजमेंट रेशो के बारे में, किन किन रेशोज़ को इंक्लूड किया जाता है। दोस्तों एसेट मैनेजमेंट रेशो के अंदर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, डे इन्वेंट्री आउटस्टैंडिंग, अकाउंट पेबल टर्नओवर रेशो, डे पेबल आउटस्टैंडिंग, रिसीवेबल टर्नओवर रेशो और डे सेल आउटस्टैंडिंग एंड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। यानी कि जो भी सारी रेशोज हैं, इनसे हम ये पता लगा सकते हैं कि जैसे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो से हमें ये पता लगा सकते हैं कि हमारी कंपनी के अंदर जो भी हम इन्वेंट्री रखते हैं वो कितने पीरियड के लिए हम होल्ड करके रखते हैं। मान लो सपोज करो कि जो हमारी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो आई है वो हमारी 5 टाइम्स आई है, 6 टाइम आई है, फिर हम उसका होल्डिंग पीरियड निकालेंगे। होल्डिंग पीरियड से हमें क्या पता लगेगा कि इन्वेंट्री हमारे जो वेयर हाउस है उसमें कितने दिनों के लिए वहाँ पे रखी रहती है। जैसे मान लो 60 डे है, यानी कि इन्वेंट्री हमारे जो वेयर हाउस है, हमारा जो गोदाम है, उसके अंदर वो 60 डे के लिए हम उसको रखते हैं। तो उसके ऊपर कंपनी इफ़िशिएंट डिसीजन ले सकती है कि क्या उसको हम कम कर सकते हैं ताकि उस वर्किंग कैपिटल का यूज़ हम कहीं और कर सकते हैं। तो इसलिए ये पूरी रेशोज़ को मैंने डिटेल में एक-एक करके आपको पूरा समझाया है और उसको एक्सेल में हम कैलकुलेट कैसे करते हैं बैलेंस शीट की हेल्प से, वो सारा एक-एक करके हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक टर्नओवर रेशो होती क्या है। स्टॉक टर्नओवर रेशो को हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो भी बोलते हैं। स्टॉक टर्नओवर रेशो से हमें पता लग जाता है कि हमारे बिजनेस में जो स्टॉक है वो कितने दिन का स्टॉक पड़ा है हमारे गोडाउन के अंदर, चाहे हमारी ट्रेडिंग फर्म है या हमारी मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, तो हमारी एवरेज जो कंजम्पशन होती है वो कितने दिन का स्टॉक हमारे उसमें पड़ा है। इससे हमें इन्वेंट्री स्टॉक टर्नओवर रेशो से पता लग जाता है। अगर हमारी रेशो ज़्यादा कम होगी तो इसका मतलब हमारा जो स्टॉक है वो काफ़ी दिनों तक हमारे गोडाउन में पड़ा रहता है, जो बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि उसमें हमारी काफ़ी सारी वर्किंग कैपिटल फंसी रहती है। तो अब बात करते हैं कि स्टॉक टर्नओवर रेशो को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जो स्टॉक टर्नओवर रेशो या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फार्मूला है वो है COGS डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब COGS की फुल फॉर्म होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओपनिंग स्टॉक, जितना भी आपके पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा था उसमें परचेज को प्लस करना है, जो भी आपने मटेरियल परचेज किया पूरे साल के अंदर, और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देना है उसमें से। तो आपकी क्या आ जाएगी, COGS आ जाएगी, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। उसको डिवाइड करना है एवरेज इन्वेंट्री से, यानी कि आपके पास जितनी ओपनिंग इन्वेंट्री थी और जितनी क्लोजिंग इन्वेंट्री, उन दोनों को प्लस कर देना है और 2 से डिवाइड करके अब एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी, एवरेज स्टॉक आ जाएगा। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को एवरेज इन्वेंट्री से आप डिवाइड करेंगे तो आपकी स्टॉक टर्नओवर रेशो आ जाएगी। तो यहाँ पे जो आपकी स्टॉक टर्नओवर रेशो आएगी ये आपकी टाइम्स में आएगी। जैसे हम एक एग्जांपल के द्वारा जान लेते हैं। अगर आपकी COGS है 2 लाख, यानी कि आप ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक करके आपकी फिगर्स आ जाती है COGS के, 2 लाख आ जाते हैं। ओपनिंग स्टॉक आपका 65,000 है, क्लोजिंग स्टॉक आपका 35,000 है, तो आपका एवरेज स्टॉक कितना आ गया, 50,000 आ गया। मतलब टोटल 1 लाख होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 50,000 आपका एवरेज इन्वेंट्री आ गया, एवरेज स्टॉक आ गया। अब स्टॉक टर्नओवर रेशो को हम निकालते हैं तो 2 लाख को डिवाइड करेंगे एवरेज इन्वेंट्री से, 2 लाख डिवाइड बाय 50,000, तो आपकी 4 टाइम्स में आएगी। अब स्टॉक टर्नओवर रेशो आपकी टाइम्स में आएगी। अब इससे क्या है, स्टॉक टर्नओवर रेशो से हमें एवरेज स्टॉक होल्डिंग पीरियड से पता लग जाता है। यानी कि स्टॉक टर्नओवर रेशो को हम एवरेज स्टॉक होल्डिंग डेज अगर पीरियड्स है उसको निकालने के हम यूज़ करते हैं। तो ये होल्डिंग पीरियड्स होता क्या है एक्चुअली, इससे हमें पता लग जाता है कि हमारे पास जो स्टॉक है वो कितने दिनों का पड़ा है हमारे गोडाउन के अंदर। तो इसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका जो फार्मूला है, तो आपको जितने एक साल में मतलब जितने डे होते हैं, यानी जैसे 365 डे होते हैं, उसको हम स्टॉक टर्नओवर रेशो से डिवाइड कर देंगे तो आपके क्या है वो डेज आ जाएंगे, यानी कि आप कितने दिन में आपका जो स्टॉक है कितने दिन में वो सेल हो रहा है। तो जैसे हम अब एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ जान लेते हैं। जैसे
अभी हमारे पास एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 डे होते हैं। और स्टॉक टर्नओवर रेशो हमारी कितनी आई थी, 4 आई थी। अब स्टॉक होल्डिंग पीरियड यानी हमारे पास गोडाउन में कितने दिन का स्टॉक पड़ा है वो हम इससे निकाल लेते हैं। एवरेज मतलब कितना हमारे पास स्टॉक पूरे साल में एवरेज कितने दिन का स्टॉक रहा है। तो हम 365 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 91.25 डेज आ गया, 91 डेज आपका आ गया है, जो कि मतलब फिगर हाई है। अगर हमारी सपोज करो स्टॉक टर्नओवर रेशो ज़्यादा होती तो बिजनेस के लिए अच्छा होता, क्योंकि उसके डेज हमने कम स्टॉक गोडाउन में रखना पड़ना था और वर्किंग कैपिटल कम लगनी थी हमारी उसमें गोडाउन में रखने जो स्टॉक में हमने इन्वेस्ट किया है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि हाई रेशो क्या इंडिकेट करती है और लो रेशो क्या इंडिकेट करती है। जो स्टॉक टर्नओवर रेशो अगर हाई होगी तो उससे क्या इंडिकेट है और लो होगी तो क्या इंडिकेट है। जैसे मैंने बताया कि जितनी हाई होगी हमारी जो स्टॉक टर्नओवर रेशो जितनी हाई होगी उतना होल्डिंग पीरियड हमारा कम आएगा, जो कि एक बिजनेस के लिए अच्छा है, क्योंकि इससे हमारी वर्किंग कैपिटल उसमें कम फंसी रहती है और हमारी लिक्विडिटी बिजनेस में अच्छी बनी रहती है। अब दूसरे नंबर पर आती है लो रेशो। अगर हमारी जो स्टॉक टर्न रेशो लो रहेगी तो उससे क्या होगा, हमारा जो इन्वेंट्री का होल्डिंग पीरियड है ज़्यादा रहेगा, वर्किंग कैपिटल हमारी उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट रहेगी। तो अगर आपके पास किसी कंपनी की बैलेंस शीट है तो उससे आप उस कंपनी की स्टॉक टर्न रेशो को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं फार्मूले पे कि स्टॉक टर्न रेशो का जो फार्मूला होता है क्या फार्मूला होता है। तो सबसे पहले मैं फार्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, स्टॉक टर्नओवर रेशो, इसको हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो भी बोलते हैं। इसका जो फार्मूला होता है COGS यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और उसको हम डिवाइड करते हैं एवरेज इन्वेंट्री से। ठीक है, अब जो COGS होती है वो आपको कहाँ मिलती है बैलेंस शीट के अंदर, वो आपको मिलती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हम यहाँ से लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, क्योंकि इस सारी बैलेंस शीट है। अगर आप बैलेंस शीट बनाना सीखना चाहते हो तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं, उसको देख के आप पूरी किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट बना सकते हो। तो भी हमें यहाँ पे चाहिए COGS। तो COGS में हमारे पास है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड हम ले लेंगे और चेंज इन फिनिश गुड्स को ले लेंगे। तो ये हमारे यहाँ पे COGS आ गई है 20,32,352। अब हमें चाहिए एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालते हैं आप, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक उसको डिवाइड करेंगे 2 से। तो आपके पास जो इन्वेंट्री यानी स्टॉक होता है कहाँ पे होता है, बैलेंस शीट में, करंट एसेट में। तो हम यहाँ पे इसको ओपनिंग स्टॉक हमारे पास है 3,76,931, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक है 4,09,205। इसको हम डिवाइड करते हैं 2 से, तो आगे हमारी एवरेज इन्वेंट्री 3,93,068 रुपये। ठीक है, अब COGS अगर जैसे बैलेंस शीट से तो मैंने बता दी कि आप वहाँ से कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड उठा लो और जो भी चेंज इन फिनिश गुड्स में आया वहाँ से आपने ले लिया है। अदरवाइज आप COGS कैसे निकालते हो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो आपकी COGS आ जाती है। तो अब मेरे को निकालनी है स्टॉक टर्नओवर रेशो। तो स्टॉक टर्नओवर रेशो आप कैसे निकालते हैं, जो भी आपकी COGS है उसको डिवाइड करेंगे आप एवरेज इन्वेंट्री से। तो आपकी जो स्टॉक टर्नओवर रेशो आ गया है 5.17 आ गई है। ठीक है, अब ये जो हमारी स्टॉक टर्नओवर रेशो आई है हमारी टाइम्स में आई है, ये हमारी स्टॉक टर्नओवर रेशो टाइम्स में आई है। अब मेरे को क्या करना है, स्टॉक टर्नओवर रेशो हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, स्टॉक टर्नओवर रेशो इसलिए कैलकुलेट करते हैं ताकि हमें जो हमारी इन्वेंट्रीज है, जो हमारा स्टॉक गोडाउन में पड़ा है, उसका हमें पता लग सके कि हमारा जो स्टॉक है एवरेज कितने दिन का मतलब पूरे साल में गोडाउन में रहा है। तो इससे हमें पता लग जाता है कि अगर हम ज़्यादा दिन का स्टॉक अपने गोडाउन में रखते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम है, उसको सही करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें हमारी काफ़ी सारी वर्किंग कैपिटल इन्वेस्ट होती है। तो अब हम इसे डे में कैसे कन्वर्ट करेंगे कि हमारा कितने दिन का स्टॉक उससे पड़ा है। तो अब उसका फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे। उसका फार्मूला है, उसको हम बोलते हैं एवरेज स्टॉक होल्डिंग पीरियड इन डेज। यानी कि इससे हमें पता लग गया कि हमारे पास जो एवरेज स्टॉक रहा है, कितने दिन का स्टॉक हमारे पास रहा है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जितने पूरे साल में डेज हैं 365 डे हैं, तो हम 365 डे को अपनी जो स्टॉक टर्नओवर रेशो है उससे हम इसको डिवाइड करेंगे, तो हमारी क्या आ जाएगी, हमारे जो डेज में आ जाएगी, मतलब जो हमारी स्टॉक टर्नओवर रेशो एवरेज होल्डिंग पीरियड हमारा निकल के आ जाएगा।
तो अभी हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने जा रहे हैं 365 को। स्टॉक टर्नओवर रेशो हमारी कितनी है 5.17। तो हमारे एवरेज डे का कितना स्टॉक रहा है, हम 365 को डिवाइड करेंगे 5.17 से। तो मेरा जो स्टॉक एवरेज रहा है वो 71 दिन का स्टॉक मेरे पास पर डे रहा है, जो कि एक तरह से ज़्यादा है और जो कि एक मतलब कंपनी के लिए सही नहीं है। तो ये हमारी जो होल्डिंग पीरियड है डेज में यहाँ पे आ गया है। तो दोस्तों जैसे हमने अभी आज के इस वीडियो में देखा कि हम स्टॉक टर्नओवर रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं। स्टॉक टर्नओवर रेशो का जो फार्मूला COGS डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। COGS मिलेगा आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और एवरेज इन्वेंट्री आपको मिलेगी करंट एसेट में के अंदर। इन्वेंट्री ओपनिंग प्लस क्लोजिंग दो से आपको डिवाइड करके आपको एवरेज वहाँ पे इन्वेंट्री आ जाएगी। और आपकी जो स्टॉक टर्नओवर रेशो आएगी टाइम्स में आएगी। अब इस टाइम्स को हमें एवरेज, अब इससे स्टॉक टर्नओवर रेशो से हम क्या निकालते हैं, अपनी कंपनी का एवरेज स्टॉक होल्डिंग पीरियड निकालते हैं, जिसको हम 365 को अगर स्टॉक टर्नओवर रेशो से डिवाइड कर देंगे तो हमारी जो होल्डिंग पीरियड एवरेज होल्डिंग पीरियड आ जाएगा डेज में। क्रेडिट टर्नओवर रेशो से एक्चुअली हमें ये पता लग जाता है कि हम जो अपने क्रेडिटर्स हैं उसे कितने दिन का क्रेडिट अवेल कर रहे हैं और हमें उसे कितने दिन में पेमेंट कर रहे हैं। यानी कि हमने क्रेडिटर से अगर 90 डेज़ के 90 दिन के पे उधारी पे माल ले रखा है, तो ऐसा तो नहीं है कि हम उसे 60 दिन के अंदर ही पेमेंट करी जा रहे हैं। अगर हमने 90 दिन का पे उधार माल लिया है तो हमें उसे 90 दिन के बाद ही पेमेंट करनी चाहिए, क्योंकि क्रेडिट टर्नओवर रेशो से हमें हमारी जो परचेज है, जो उधार परचेज है और जो हमारे क्रेडिटर हैं, उस दोनों के बीच का रिलेशन पता लग जाता है। तो अब बात करते हैं कि क्रेडिट टर्नओवर रेशो का क्या फार्मूला होता है। तो क्रेडिट टर्नओवर रेशो का जो फार्मूला होता है परचेज, उसको हम डिवाइड करेंगे एवरेज क्रेडिटर से। तो परचेज को हम जब एवरेज क्रेडिटर से डिवाइड करते हैं तो हमारी क्रेडिटर टर्नओवर रेशो आ जाती है, जो कि हमें टाइम्स में मिलती है, और उसका हम यूज़ करते हैं एवरेज पेमेंट पीरियड निकालने के लिए। तो जैसे हम एक एग्जांपल के द्वारा जान लेते हैं कि हम क्रेडिटर टर्नओवर रेशो को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो परचेज है वो 2 लाख रुपए है, और ओपनिंग क्रेडिटर 65,000 है और क्लोजिंग क्रेडिटर 35,000 है। तो टोटल हो गए 1 लाख, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 50,000 हमारे एवरेज क्रेडिटर आ जाएंगे। तो हमारी परचेज है जो 2 लाख है और क्रेडिटर हमारे एवरेज क्रेडिटर आ गए 50,000। तो जो हमारी क्रेडिटर टर्नओवर रेशो आई है वो 4 टाइम्स आई है। तो अब हम बात करते हैं एवरेज पेमेंट डेज की। तो एवरेज पेमेंट डे क्या होता है। एवरेज पेमेंट डे से हमें पता लग जाता है कि कंपनी कितने दिन के उधारी पे माल ले रही है, यानी कि अपने क्रेडिटर को कितने टाइम के बाद पैसा दे रही है। क्रेडिटर टर्नओवर रेशो हमारी हेल्प करती है, यानी कि क्रेडिटर टर्नओवर रेशो की हेल्प से हम एवरेज पेमेंट डे निकाल लेते हैं। तो एवरेज पेमेंट डे का जो फार्मूला है उसको हम 365 को डिवाइड करते हैं क्रेडिटर टर्नओवर रेशो से, तो जिससे हमारे एवरेज पेमेंट डे आ जाता है। तो इसको भी हम एक एग्जांपल के द्वारा जान लेते हैं कि अगर हमारे अभी जैसे हमने लास्ट में कैलकुलेट किया तो हमारी क्रेडिटर टर्नओवर रेशो 4 आई थी। तो अब हम इसको 365 को 4 से डिवाइड करके, तो जो हमारे एवरेज पेमेंट डे आए हैं वो 91 डेज़ आए हैं। यानी कि इससे क्या हमें पता लग रहा है कि जो हम हमारी कंपनी के अंदर पॉलिसी है, यानी जो हम अपने क्रेडिटर को पैसा दे रहे हैं वो 91 डेज़ के बाद दे रहे हैं। हम देखेंगे कि आप एक बैलेंस शीट से क्रेडिटर टर्नओवर रेशो को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और एवरेज पेमेंट पीरियड को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि एवरेज पेमेंट पीरियड का मतलब है कि आप अपने क्रेडिटर्स को कितने टाइम के बाद पैसा दे रहे हो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फार्मूले की, क्रेडिटर टर्नओवर रेशो का क्या फार्मूला होता है। तो क्रेडिटर टर्नओवर रेशो का जो फार्मूला होता है परचेज और डिवाइड बाय एवरेज क्रेडिटर्स। तो एवरेज क्रेडिटर का मतलब है कि जो आपके लास्ट ईयर के क्रेडिटर हैं और करंट ईयर के क्रेडिटर हैं, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करके आपके एवरेज क्रेडिटर्स आ जाते हैं। तो उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज पेमेंट पीरियड। तो एवरेज पेमेंट पीरियड का जो फार्मूला होता है वो 365 को डिवाइड करेंगे क्रेडिटर टर्नओवर रेशो से। क्रेडिटर टर्नओवर रेशो हमारी आ जाएगी, उसके बाद हमें 365 को क्रेडिटर टर्नओवर रेशो से डिवाइड करेंगे तो हमारे एवरेज पेमेंट पीरियड आ जाएगी। तो सबसे पहले हम क्रेडिटर टर्नओवर रेशो कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए परचेज। तो परचेज आपको मिलेगी बैलेंस शीट के शेड्यूल में। तो उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, सबसे पहले हम देखते हैं किस शेड्यूल में हमारे परचेज है। तो हमें 2.9 जिसमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है, तो वहाँ से हमें परचेज मिल जाएगी। तो 2.9 में हाँ अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास परचेज आ जाएगी। तो ये हमारे पास परचेज है, तो 2.91 से हमने परचेज को ले लिया है। और उसके बाद हमें चाहिए एवरेज क्रेडिटर्स। तो एवरेज क्रेडिटर्स हमें मिलेंगे बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज़ के अंदर। तो हम उसको करंट ईयर प्लस लास्ट ईयर
और उसको हम 2 से कर देंगे डिवाइड, तो हमारा आ गया एवरेज क्रेडिटर्स। तो मैं परचेज को एवरेज क्रेडिटर्स से डिवाइड करूँगा तो मेरी यहाँ पे क्रेडिटर टर्न रेशो आ जाएगी। तो हमारे यहाँ पे क्रेडिटर टर्न रेशो आई है 11.87 टाइम्स। तो अब हम क्रेडिटर टर्न रेशो का यूज़ करेंगे एवरेज पेमेंट पीरियड निकालने के लिए, यानी कि हम अपने क्रेडिटर को कितने टाइम के बाद पैसा दे रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 365 है और क्रेडिटर टर्न रेशो मेरे पास है 11.87। अब मैं इसको डेज में निकालता हूँ तो मैं अपने जो क्रेडिटर है उसको कितने टाइम के बाद पैसा दे रहा हूँ। तो मैं इससे तो मेरे जो डेज आए हैं वो 30.74 आए हैं, यानी कि मैं इसको राउंड ऑफ करूँगा तो 31 आएगा कि मैं अपने क्रेडिटर्स को 31 डेज़ के बाद पेमेंट कर रहा हूँ। डेटर टर्नओवर रेशो से हमें सेल और हमारे जो डेटर्स हैं उसके बीच का जो संबंध है वो पता लगता है, यानी कि हमें डेटर टर्नओवर रेशो से ये पता लगता है कि हमें जो डेटर को हम सेल कर रहे हैं उसे हमें कितने दिन में पैसा आ रहा है। तो अगर आपकी डेटर टर्नओवर रेशो ज़्यादा होगी तो आपका इसका मतलब ये हुआ कि आपको डेटर से बहुत जल्दी पैसा आ रहा है, आपके जो डेटर्स हैं टाइम पे आपको पैसा दे रहे हैं। आपकी जो पॉलिसीज ही हैं उधार सेल करने की, आप ज़्यादातर सेल नगद पे करते हैं। तो अगर आपकी डेटा टर्न रेशो कम होती है तो उससे आपको पता लगता है कि आप ज़्यादा उधारी पे माल दे रहे हैं, आपके जो डेटर हैं वो टाइम से पैसा नहीं दे रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि हम डेटा टर्न रेशो को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो डेटा टर्न रेशो का जो फार्मूला सेल को हम डिवाइड करेंगे एवरेज डेटर से। वैसे आप कहीं भी इंटरनेट पे पढ़ोगे तो वहाँ पे क्रेडिट सेल लिखा होता है, बट अब जब बैलेंस शीट की बात करते हो, प्रैक्टिकली बात करते हो, तो आपको क्रेडिट सेल कहीं पे पता नहीं लगेगी, क्योंकि जिसके पास आपकी बैलेंस शीट होगी आपकी टोटल सेल लेगा और वहाँ पे एवरेज डेटर लेगा। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल के द्वारा जानते हैं कि हम एक्चुअल में डेटा टर्न रेशो को कैसे कैलकुलेट करते हैं। सपोज करो हमारी बैलेंस शीट में जो सेल हो 2 लाख रुपए की आ रही है और हमारे ओपनिंग डेटर हैं, यानी कि लास्ट ईयर के जो क्लोजिंग डेटर्स वो 65,000 रुपये हैं और करंट ईयर के हमारे जो डेटर्स हैं क्लोजिंग डेटर्स हैं वो 35,000 रुपये हैं। तो हमारा जो एवरेज डेटर्स आ गए वो 50,000 हो गए, मतलब 1 लाख को 2 से डिवाइड करेंगे, 65,000 प्लस 35,000 1 लाख हो गया, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 50,000 आ जाएगा। तो हमारे एवरेज डेटर हैं जो 50,000 हैं। अब मेरे को डेटर टर्न रेशो के लिए मैं सेल को अपने एवरेज डेटर से उसको डिवाइड कर दूंगा तो मेरी डेटर टर्न रेशो आ जाएगी। अब मेरी सेल 2 लाख रुपए है, एवरेज डेटर मेरे 50,000 हैं, तो जो मेरी डेटर टर्नओवर रेशो आ गया 4 टाइम्स आ गई है। तो अब जो डेटर टर्नओवर रेशो है इसका यूज़ हम करते हैं जो हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड है, डेटर रिसीवेबल होल्डिंग डेज उसको बोल सकते हैं, वो कितने दिन में हमें पैसा आ रहा है। तो वो क्या चीज़ होती है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एवरेज रिसीवेबल डे या एवरेज कलेक्शन डे भी हम इसको बोलते हैं। इससे हमें ये पता लग जाता है कि हमें जो डेटर से पैसा आ रहा है वो कितने दिन में आ रहा है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका जो फार्मूला है तो उसको आप जितने भी आपके साल में डेज होते हैं, जैसे 365 डे हैं, उसको आपको अपनी डेटा टर्न रेशो जो अभी आपने डेटा टर्न रेशो कैलकुलेट की है 365 को उससे डिवाइड कर देना है, तो आपका क्या है जो एवरेज रिसीवेबल डे आ जाएगा, यानी होल्डिंग डे आ जाएगा। तो जैसे अभी हम एक एग्जांपल के द्वारा जान लेते हैं, जैसे हमारे साल में डेज कितने हैं 365 दिन है और हमारी डेटा टर्न रेशो कितनी आई थी जो अभी हमने लास्ट में कैलकुलेट किया है वो 4 आई थी। तो अब डेटर हमारे जो एवरेज कलेक्शन डेज आई हैं, अगर हम डेटा टर्न रेशो को डेज में ऐसे बोल सकते हैं कि डेटा टर्न रेशो डेज में कितनी आई है, तो 365 को 4 से डिवाइड करके 91.25 है, यानी 91 डेज आई है। तो इससे ये साबित हो रहा है कि हमें जो डेटर से पैसा आ रहा है एवरेज पूरे साल में वो 91 डेज आया है, यानी 91 डे के लिए हम डेटर्स को उधार पे माल बेच रहे हैं। अब बात करते हैं कि एक हाई या लो, आपकी हाई या लो जो डेटा टर्न रेशो है उससे आपके बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाई रेशो के बारे में। तो आपकी डेटा टर्न रेशो जितनी हाई होगी तो आपके बिजनेस के लिए उतना अच्छा होगा, क्योंकि उससे साबित होगा कि आप का जो कलेक्शन है वो टाइम पे आ रहा है सभी डेटर से और आप कम उधार पे माल बेचते हो, कम रेट के लिए उधार माल बेचते हो। बात करते हैं लो रेशो के बारे में। लो रेशो क्या इंडिकेट्स करती है, लो रेशो इंडिकेट करती है कि आप अपने कस्टमर से टाइम से पैसा नहीं ले पा रहे हो
और आप की जो क्रेडिट पॉलिसी है या जो आप उधार माल दे रहे हो, ज़्यादा टाइम के लिए दे रहे हो, कि डेटर टर्न रेशो को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं बैलेंस शीट से। यानी कि जब भी आपके पास किसी कंपनी की बैलेंस शीट है तो आप उस कंपनी की डेटर टर्न रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका एवरेज कलेक्शन पीरियड, यानी कि उससे जो डेटर से पैसा आ रहा है वो कितने दिन में पैसा आ रहे हैं। अगर आप किसी बैंकर को अपनी बैलेंस शीट देते हो अपनी कंपनी की, तो वो बैंकर आपकी बैलेंस शीट से आपकी डेटर टर्न रेशो कैसे कैलकुलेट करता है। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपके पास एक कंपनी की बैलेंस शीट है, तो इसके लिए अब आपको इस कंपनी की डेटा टर्न रेशो को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फार्मूले की। डेटा टर्न रेशो का फार्मूला क्या होता है, उसके लिए चाहिए आपको सेल, और सेल को डिवाइड करेंगे हम एवरेज डेटर से, तो जिससे आपकी डेटा टर्न रेशो आ जाएगी। तो आपकी सेल, आपकी अगर हम बैलेंस शीट में बात करें तो आपकी जो सेल होती है आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मिल जाती है। तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपकी सेल ले लेनी है। तो हमने यहाँ पे सेल ले ली है, और उसके बाद आपको चाहिए एवरेज डेटर्स। तो एवरेज डेटर के लिए आपके पास यहाँ पे बैलेंस शीट में करंट एसेट में आपको डेटर्स मिल जाएंगे। वहाँ पे आपको लास्ट ईयर के डेटर्स और करंट ईयर के डेटर्स दोनों आएंगे। आपको दोनों को प्लस करके उसको 2 से डिवाइड कर लेना है, तो आपके यहाँ पे एवरेज डेटर्स आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे इसको दोनों को प्लस करके 2 से मैं डिवाइड कर देता हूँ। तो मेरे एवरेज डेटर आ गए हैं 3,93,068 रुपये इसके। तो अब मेरे को इसे डेटर टर्न रेशो निकालेंगे। अब मैं एवरेज सेल्स को डिवाइड करूँगा एवरेज डेटर से, तो मेरी यहाँ पे डेटर टर्न रेशो आ जाएगी। तो हमारी जो डेटर टर्न रेशो आई है वो 8.29 आई है। तो डेटर टर्न रेशो से हम निकालते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या होता है, एवरेज कलेक्शन पीरियड से हमें ये पता लगता है कि हमारे जो कस्टमर हैं उनसे हमें कितने दिन में पैसा आ रहा है, हम जो उधार माल दे रहे हैं कितने दिन के लिए दे रहे हैं। तो उसके लिए आपको चाहिए 365, यानी कि एक साल में जितने भी डे होते हैं उसको आपको उसको आपको डेटा टर्न रेशो से डिवाइड करना है। तो आपके यहाँ पे क्या आ जाएगा, एवरेज कलेक्शन डेज आ जाएगी, मतलब आपको डेटा से कितने दिन में पैसा आ रहा है। तो अभी यहाँ पे मैं इसको जैसे कैलकुलेट करता हूँ एवरेज कलेक्शन पीरियड को, तो यहाँ पे मैं 365 लिख देता हूँ। एवरेज डेटा टर्न रेशो मेरी 8.29 आई है। और ये हमेशा, मैं एक बार आपको फिर बताता हूँ कि जो डेटा टर्न रेशो है हमेशा आपकी टाइम्स में आएगी। ये हमेशा टाइम्स में आएगी कि आप कितने टाइम्स, मतलब ये एक तरह से आपका रिलेशन बता देता है आपकी जो सेल और डेटर्स के बारे में, क्या आपका रिलेशन है, कितने कैसे उनकी पॉलिसी क्रेडिट डेटर्स को आपकी उसके बारे में आपकी पॉलिसीज हैं। तो ऐसे ही आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड को निकालने के लिए हमें चाहिए डेटा टर्न रेशो। डेटा टर्न रेशो हमने निकाल ली है। अब इसको हम 365 को डिवाइड करेंगे डेटा टर्न रेशो से 8.29 से। तो अब मैंने इसको डिवाइड कर देता हूँ। तो मेरी जो एवरेज कलेक्शन पीरियड है डेज में आ गई है। अब ये है मेरी रेशो डेज में आ गया। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं मेरी डेटा टर्न रेशो को हम डेज में निकालेंगे, तो 365 को हमारी जो रेशो टाइम्स में है उससे इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारी एवरेज कलेक्शन पीरियड आ जाएगा। तो दोस्तों आज के आपने वीडियो में देख लिया कि हम डेटा टर्न रेशो को एक बैलेंस शीट से कैसे कैलकुलेट करते हैं, उससे हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड कैसे निकलता है। तो मैं एक बार आपको दोबारा से फिर रिपीट कर देता हूँ। डेटा टर्न रेशो का जो फार्मूला होता है सेल डिवाइड बाय एवरेज डेटर्स। सेल हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिल जाएगी, और जो एवरेज डेटर्स हैं आपको मिलेंगे करंट एसेट में। तो हमने दोनों को ले लिया एवरेज डेटर्स को, और हमने सेल्स को डिवाइड किया एवरेज डेटर से, तो हमारी डेटा टर्न रेशो आ गई है 8.29। अब इसी से मेरे को कलेक्शन पीरियड निकालना है, तो उसके लिए मैं 365 को डिवाइड करूंगा डेटा टर्न रेशो से। तो साल में कितने डेज होते हैं 365, और हम उसको 8.29 से डिवाइड करेंगे, तो हमारी जो डेज आ गए हैं 44 डेज आ गए हैं, यानी कि हमें जो डेटा से पैसा आ रहा है 44 डेज में आ रहा है। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, जैसे इसके नाम से ही पता लग रहा है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, यानी वर्किंग कैपिटल आपकी होती है करंट एसेट। इन वर्किंग कैपिटल हम दो तरह से कैलकुलेट करते हैं, ग्रोस वर्किंग कैपिटल और एक नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रोस वर्किंग कैपिटल में हमारी इक्वल आती है करंट एसेट के, और नेट वर्किंग कैपिटल अगर हमें निकालनी हो तो हम करंट एसेट से करंट लायबिलिटीज को माइनस कर देते हैं, तो हमारी नेट वर्किंग कैपिटल आ जाती है। अब यहाँ पे टर्नओवर से क्या मीनिंग है, टर्नओवर का मीनिंग है आपकी सेल से रेवेन्यू से, यानी कि आपकी जो सेल हुई है जो रेवेन्यू है उसको हम टर्नओवर बोलते हैं। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर से जो हमें बताती है हमारी जो सेल है और हमारी जो वर्किंग कैपिटल है उस दोनों के बीच के रिलेशन को। इसका जो फार्मूला होता है, हम नेट सेल को डिवाइड करते हैं नेट वर्किंग कैपिटल से,
वही जैसे अभी मैंने बताया कि हमारी जो सेल में से हम माइनस करेंगे सेल रिटर्न को, यानी जितना भी हमारा माल जो हमने सेल किया था वो वापस हमारे पास आ गया किसी वजह से, क्वालिटी की वजह से, किसी भी वजह से, तो उसको हम माइनस कर देते हैं सेल में से, तो हमारी नेट सेल आ जाती है। और नेट वर्किंग कैपिटल की हम करंट एसेट से करंट लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे तो हमारी नेट वर्किंग कैपिटल आ जाएगी। और जब हम नेट सेल को नेट वर्किंग कैपिटल से डिवाइड करेंगे तो हमारी वर्किंग कैपिटल टर्न रेशो आएगी, जो कि हमारी टर्म्स में आएगी। अब हम एक एग्जांपल के द्वारा जान लेते हैं कि वर्किंग कैपिटल टर्न रेशो को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने कुछ फिगर्स लिए हैं बैलेंस शीट की और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, जिससे हम वर्किंग कैपिटल टर्न रेशो को कैलकुलेट करेंगे। जो आपके करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज हमको बैलेंस शीट में मिलती हैं, जो सेल और सेल रिटर्न है वो आपको मिलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो अब मेरे को सबसे पहले नेट वर्किंग कैपिटल में कैलकुलेट करता हूँ। तो मेरी जो करंट एसेट है वो 5 लाख है और करंट लायबिलिटीज मेरी 3 लाख है, तो मेरी नेट वर्किंग कैपिटल आ गई है 2 लाख। ऐसे मेरी सेल 6.5 लाख थी, उसमें से 50,000 की सेल मेरी वापस आ गई है, सेल रिटर्न आ गई है, तो मेरी नेट सेल बची है 6 लाख। अब मैं वर्किंग कैपिटल टर्न रेशो निकालने के लिए 6 लाख का डिवाइड करूंगा 2 लाख से, तो मेरा आंसर आएगा 3, यानी कि जो मेरी वर्किंग कैपिटल टर्न रेशो आएगी वो 3 टाइम्स आएगी। कि आप एक बैलेंस शीट से वर्किंग कैपिटल टर्न रेशो को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट है तो आपको उससे उस कंपनी की वर्किंग कैपिटल टर्न रेशो निकालनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फार्मूले की, वर्किंग कैपिटल टर्न रेशो का क्या फार्मूला होता है। तो वर्किंग कैपिटल टर्न रेशो का जो फार्मूला होता है वो होता है नेट सेल, और उसको हम डिवाइड करते हैं नेट वर्किंग कैपिटल से। अगर हम नेट वर्किंग कैपिटल की बात करें तो नेट वर्किंग कैपिटल हमारी होती है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। और ऐसे ही अगर हम बात करें नेट सेल की, नेट सेल का मतलब हमने जो टोटल सेल किया उसमें जो रिटर्न आ गई है उसको माइनस करके हमारी नेट सेल आ जाती है। तो आपको जो नेट सेल मिलेगी आपको मिलेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके आपको यहाँ पे मिलेगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये आपकी नेट सेल होती है। मतलब मेंस सेल रिटर्न यहाँ पे आपकी मेंस हो जाती है, तो आपको ये सेल यहाँ पे मिल गई है। सेल्स मैंने लिख लिया। अब मैं बात करता हूँ नेट वर्किंग कैपिटल की। तो नेट वर्किंग कैपिटल के लिए मेरे को करंट एसेट में से करंट लायबिलिटीज को मेंस करना पड़ेगा। करंट एसेट ये हमारी सबसे नीचे होती है बैलेंस शीट में, एज पर शेड्यूल 3 की जो बैलेंस शीट आप देखोगे, और करंट लायबिलिटीज आपको मिलेंगी फिक्स एसेट के ऊपर। तो यहाँ से मैंने करंट एसेट में से करंट लायबिलिटीज को मेंस कर दिया है। तो मेरी जो नेट वर्किंग कैपिटल आई है वो 5,26,514 आई है, और जो मेरी नेट सेल वो 32,59,632 आई है। अब मैं क्या करूँगा, नेट सेल को नेट वर्किंग कैपिटल से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरी जो वर्किंग कैपिटल टर्न रेशो आएगी वो 6.19 आएगी। तो मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज कर देता हूँ। वर्किंग कैपिटल टर्न रेशो का जो फार्मूला होता है, नेट सेल डिवाइड करेंगे नेट वर्किंग कैपिटल से, तो नेट सेल आपको मिलेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नेट वर्किंग कैपिटल आपको निकालने होगी करंट एसेट में से करंट लायबिलिटीज को माइनस करके, और फिर नेट सेल को आप डिवाइड करेंगे नेट वर्किंग कैपिटल से, तो आपकी वर्किंग कैपिटल टर्न रेशो आ जाएगी।